Good evening, students. In previous class, we had discussed how the France become a republic and the formation of political clubs, and most important club was Jacobin Club, whose leader was Maximilien Robespierre. Students, when the Maximilien Robespierre hold power in France, his time period is known as the Reign of Terror. Why? The picture as you seen on the screen explain everything in itself. As you seen, the one person standing on the stage. अब देखो ये जो पर्सन है ना स्टेज पे खड़ा हुआ, इसके हाथ में आपको गर्दन दिख रही है कटी हुई, ये आपको ग्लटन दिख रहा है ऊपर, है ना। यहाँ से ब्लेड को छोड़ते थे, यहाँ आदमी कटता था और गर्दन दूसरी साइड और धड़ दूसरी तरफ। तो इस पीरियड को पूरे के पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है? रेन ऑफ टेरर। ठीक है, देखिए, रॉबस्पेरी फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ द सिविल कंट्रोल एंड द पनिशमेंट। रॉबस्पेरी ने जो पॉलिसी फॉलो की थी वो थी सिविल कंट्रोल, ठीक है, सख्ती के साथ रूल करना, और अगर कोई रूल की वायलेशन करता है, लॉ की वायलेशन करता तो उसको क्या करता था? पनिशमेंट देना। ठीक है, ये पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 1793 से लेकर के 1794 तक, मतलब एक ही साल का टाइम पीरियड था, लेकिन इस पीरियड को क्या कहा जाता है? रेन ऑफ टेरर। ठीक है, अब क्या होता था? व्हेन ही फाउंड एनी पर्सन द एनिमी ऑफ द रिपब्लिक, जब ये देखता था कोई भी पर्सन, चाहे वो अपनी पार्टी का हो, नॉबल हो, क्लर्जी हो, एक्स नॉबल हो, अगर वो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस का दुश्मन है, अगर उसके रूल एंड लॉज को वायलेट कर रहा है, किसी तरीके का हार्म कर रहा है, तो ये क्या करता था, या उसके अपने डिसीजन से एग्री नहीं कर रहा है, तो ये क्या करता था? अरेस्ट हिम, इम्प्रेजेंट एंड ट्राइड बाय द रिवोल्यूशनरी कोर्ट। रेवोल्यूशनरी कोर्ट में उसका ट्रायल चलता था, और ट्रायल होने के बाद इफ कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर ग्लटन, अगर कोर्ट में ये सिद्ध हो जाता था कि उस पर जो आरोप लगे हैं वो सच हैं, तो उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता? ग्लटन कर दिया जाता था, उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था, सर उसका कलम कर दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये देखो, ये पर्सन है, इसकी गर्दन आगे ली जा रही है, यहाँ फंसाएंगे, ऊपर से ये इसको ब्लेड को छोड़ेंगे और इसकी गर्दन जो है वो कट के अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार का इसका रूल था, इसलिए इसके रूल को क्या कहते हैं? रेन ऑफ टेरर। मतलब कि चारों तरफ एक दहशत का माहौल था, एक डर ही डर, लोगों के बीच एकदम से टेरर का माहौल बना रखा था इसने। ठीक है, तो अब क्या? हिज गवर्नमेंट प्लेसिंग द मैक्सिमम सेलिंग ऑन द वेजेस एंड द प्राइसेस। ठीक है, मतलब कि जो वेजेस थी, जो प्राइसेस थे, मतलब अपने तरीके से इसने फिक्स कर दिए, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करने लगा। फिर इसने क्या किया कि पेशेंट्स फोर्सर टू सेल देयर ग्रेन्स विद द फिक्स्ड प्राइस। इसने पेशेंट्स को फोर्स करने लगा कि भाई अगर मैंने 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो आपको चावल बोले हैं, तो आपको 30 रुपये किलो ही बेचने हैं, आप 40 रुपये किलो नहीं बेच सकते, चाहे वो बासमती चावल हो या फिर कोई वाला भी चावल हो। ठीक है, तो इसने मतलब कि चीज़ों के रेट जो थे वो फिक्स कर दिए थे। देन इसने क्या किया था? चर्च शटडाउन, मतलब कि चर्च की बिल्डिंग्स को बंद कर दिया था, और वहाँ पे क्या बना दिए थे? ऑफिसेस बना दिए गए थे। ठीक है, देखो अब क्या क्या चीज़ें करने लगा था। उसके बाद जब ये अपनी पॉलिसीज़ को एकदम से रिलेंटलेसली, रूथलेसली, मतलब कि एकदम से क्रूरता के साथ फॉलो कर रहा था, क्रूरता के साथ अपने रूल को लोगों से भी फॉलो करवा रहा था, तो इसके सपोर्टर जो कि इसके साथ थे पहले, वो भी इसके खिलाफ हो गए। मतलब वो भी अब चाहते हैं कि क्या होनी चाहिए? मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, अब इसका हट जाना ही हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए सही होगा। वो भी इससे तंग आ गए हैं। ठीक है, तो ही कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड नेक्स्ट डे ग्लटन। अब ये भी कोर्ट में जो है गिल्टी पाया जाता है 1794 को, और नेक्स्ट डे ही इसको भी क्या कर दिया जाता है? ग्लटन कर दिया जाता है। इसका सर भी जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है, सर इसका कलम कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था रेन ऑफ टेरर। मतलब इसलिए इस पीरियड को क्या कहा जाता है? रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से चीज़ें करता था। इसने जैसे वाइट फ्लोर बैन कर दिया था, रेट फिक्स कर दिए थे ग्रेन्स के, फिर इसने क्या किया था? सारे चर्च बंद करवा दिए, उनकी बिल्डिंग्स को ऑफिस बना दिया। कोई भी जो बंदा था, अगर वो इसके डिसीजन से एग्री नहीं करता था, या रिपब्लिक ऑफ फ्रांस का दुश्मन होता था, किसी भी तरीके से वायलेंस करता था, तो ये क्या करता था? उसको ग्लटन कर देता था। इसलिए दिस पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ
टेरर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, दी फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। आप देखो ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर मारा गया तो इसकी गवर्नमेंट का फॉल हो गया है ना, इसकी गवर्नमेंट गिर गई। तो उसके बाद क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है कि वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज दी पावर। अब जो वेल्थियर, थोड़ा जिनके पास मिडिल क्लास में जिनके पास पैसा था तो वो पावर हथिया लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, पावर लेने के बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं विच डिनाइड दी वोट टू दी नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और इसमें भी ये राइट जो है वो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन को नहीं देते। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास राइट टू वोट नहीं है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और ये वाला फॉलो करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं, 1794 में। ठीक है, इट प्रोवाइडेड दी 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इन्होंने जो पॉलिटिकल बॉडीज़ बनाई वो कितनी, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दिए। ठीक है, देन डायरेक्टरी अपॉइंटेड ऑफ दी 5 मेंबर्स। एक डायरेक्टरी को अपॉइंट कर दिया जो कि पूरी स्टेट को, पूरी कंट्री को डायरेक्टर करेगी, रन करेगी। ठीक है, तो क्या था, इस डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स थे, 5 मेंबर थे। हाउएवर डायरेक्टरीज क्लैश्ड देमसेल्व्स, मतलब कि ये 5 मेंबर थे। आप देखो 5 मेंबर्स को मिलकर के रूल करना था, तो अब ये आपस में ही क्लैश करने लगे, आपस में ही लड़ने लगे। और उसका फ़ायदा जो है नेपोलियन ने उठाया। नेपोलियन ने क्या किया, जब देखा कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, जब वो आपस में लड़ रहे हैं, चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही हैं, तो उसने पावर को हथिया लिया। और कौन सा रूल शुरू हो गया, मिलिट्री रूल शुरू हो गया। मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो वहाँ पर शुरू हो गई। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल इवेंट्स जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थीम्स। ठीक है, सेकंड सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे, थीम्स। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट। नेक्स्ट है, डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन। क्या वुमेन्स भी रेवोल्यूशन में पार्ट थी, उन्होंने क्या रोल प्ले किया रेवोल्यूशन ने। अब ये हमारी नेक्स्ट सेक्शन है, ये थीम है। अब हमें ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, कि वुमेन्स का क्या रोल रहा, स्लेवरी कैसे एबोलिश हुई, फिर ये डेली लाइफ में रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, दूसरी कंट्रीज़ ने क्या रेवोल्यूशन से सीखा, ये चीज़ें सारी हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब पढ़ेंगे इसकी थीम्स नेक्स्ट। तो डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या वुमेन्स भी रेवोल्यूशन में थी, क्या उनका रोल रहा रेवोल्यूशन में, तो ये आप समझेंगे हम। ठीक है, ये देखो वुमेन्स आपको सामने दिख रही हैं। वुमेन रेवोल्यूशन फ्राम द वेरी बिगनिंग वुमेन्स वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द रेवोल्यूशन। मतलब कि जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो तब से ही वुमेन्स भी इसकी एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि वुमेन्स भी पार्टिसिपेंट थी, वुमेन्स भी स्ट्रगल कर रही थी उनके खिलाफ। तो दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। अब उनको ये उम्मीद थी कि अगर हम भी इस रेवोल्यूशनरी इवेंट्स में हिस्सा लेती हैं तो में भी हमारी जो लाइफ है उसमें सुधार आ जाए, कुछ ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें करे, कुछ अच्छे मेजर्स, कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लाए जिससे हमारी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, देन मोस्ट वुमेन्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू दी वर्क। आप देखो ये थर्ड स्टेट्स की जो थी, थर्ड स्टेट कौन सी थी, पीसेंट्स। ठीक है, तो पीसेंट्स की बहुत सारी वुमेन्स, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स क्या करती थी, वर्क एज ए लिविंग एज दी लॉन्ड्रेसेस। ठीक है, लॉन्ड्रीज मतलब कि जैसे कपड़ों को प्रेस करना, धोना, ये काम करना, फिर सब्जियां बेचना, फ्रूट्स बेचना, ये काम करना, या फिर जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, जो अमीर लोग थे ना, उनके घरों में काम करना, ये सब काम करती थी उस समय पर गरीब सेक्शन की लोग, जो पेसेंट्स क्लास की जो वुमेन्स थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मोस्ट वुमेन्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू द एजुकेशन और द जॉब ट्रेनिंग। और बहुत सारी वुमेन्स, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ऐसी थी जो कि एजुकेशन को असेस नहीं कर सकती थी, ट्रेनिंग को असेस नहीं कर सकती थी, ट्रेनिंग नहीं ले सकती थी, एजुकेशन नहीं ले सकती थी, या मिली नहीं थी उनको। ठीक है, मिलती नहीं थी, मतलब दी नहीं जाती थी। ठीक है, देन टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। अब जब देखा उन्होंने किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ हो रही है, घरों में जाकर के काम करना पड़ रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, जॉब ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू कर दिए, सच एज पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे हमारे यहाँ होती हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ कह लो, वो बनाना शुरू कर दी। क्यों, मतलब टू डिस्कस देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करने के लिए अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए।
अब इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्लब था इनका, वो जैसे आपने मेन का क्लब पढ़ा कौन सा, जैकोबिन क्लब, तो उसी तरीके से वुमेन का जो क्लब था उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, ये इनके क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। मतलब कि जितने भी क्लब्स बने उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था ये वाला, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होता है, व्हेन वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them टू ए पैसिव सिटीजन। अब ये इस चीज़ से भी ना खुश थे जो आपने पढ़ा था ना 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन, एक्टिव सिटीजन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीजन, एक्टिव और पैसिव, तो वहाँ पे ये कौन सी कैटेगरी में थे, पैसिव सिटीजन में थे। तो ये इस चीज़ से भी मतलब डिसअपॉइंटेड थी कि हमें जो है वहाँ पे पैसिव कैटेगरी में रखा गया था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। अब ये डिमांड्स क्या क्या, इनकी क्या क्या डिमांड्स थी, किस की क्या क्या राइट्स की डिमांड कर रहे थे, राइट टू वोट या फिर टू बी इलेक्टेड टू द असम्बली एंड टू होल्ड द पोलिटिकल ऑफिस, के हमें भी राइट टू वोट होना चाहिए, असम्बली में वोट करें हम, और फिर हमारे पास भी राइट टू वोट होना चाहिए टू होल्ड द पब्लिक और पोलिटिकल ऑफिस। ठीक है, कि हम भी पोलिटिकल ऑफिस में हम भी रिप्रेजेंटेटिव बने, ये हमारे पास भी राइट्स होने चाहिए। अब द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस द लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वुमेन्स। अब जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ लॉज इनके लिए बनाए थे। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कौन सी थी, जो कि नेशनल असम्बली, ठीक है, नेशनल असम्बली जो बनी थी, तो उस गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ लॉज बनाए थे। फॉर एग्जांपल बाई क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूलिंग, स्टेट स्कूल्स बना दिए, और फिर क्या कर दिया, स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया सभी गर्ल्स के लिए। फिर दूसरा इन्होंने क्या किया कि देयर फादर, उनके फादर जो है कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू द मैरिज अगेंस्ट देयर विल, कि कोई भी फादर जो है वो अपनी बच्ची को फोर्स नहीं करेगा, अपनी बेटी को फोर्स नहीं करेगा शादी करने के लिए उसकी मर्ज़ी के खिलाफ। ठीक है, अगर उसकी मर्ज़ी है तो वो शादी कर सकती है, नहीं मर्ज़ी है तो वो नहीं कर सकती, फादर उसको फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, ये भी उन्होंने लॉ बनाया था। मैरिज वाज मेड इनटू ए कंट्रैक्ट, उन्होंने कहा कि मैरिज जो होगी वो कंट्रैक्ट बेस होगी, एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो साइन होगा दोनों तरफ से, स्टेबल लॉ बना दिया एक। ठीक है, क्लियर। डिवोर्स को लीगल कर दिया कि कोई भी चाहेगा, मैन चाहेगा वुमेन, तो वो जो है वो डिवोर्स दे सकते हैं। अब ये नहीं है कि मैन हर वक्त डिवोर्स दे देता था तो वुमेन बेचारी ऐसे रहती थी, उनका अब ऐसा नहीं होगा। अगर वो भी चाहती है तो वो भी जो है वो क्या कर सकती है, डिवोर्स दे सकती है। वुमेन कुड नाउ ट्रेन, अब वुमेन्स को ट्रेन भी किया जाने लगा, ये भी इन्होंने राइट दिया जॉब्स के लिए, आर्टिसन बनाने के लिए, या फिर स्मॉल बिजनेस को रन करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। तो ये कुछ लॉज जो है वो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बनाए थे, किसके लिए, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वुमेन्स। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जो रेन ऑफ टेरर आपने पढ़ा मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी का जो पीरियड था, तो उसमें क्या हुआ कि उस गवर्नमेंट ने कुछ लॉज पास किए कि इनकी जो वुमेन क्लब्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, और इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए। किसने, रेन ऑफ टेरर ने, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी ने, कि मतलब इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बंद कर दो, इनको वुमेन क्लब्स को बंद कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद, मैनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी वुमेन्स को इन्होंने अरेस्ट किया, जो रेन ऑफ टेरर का पीरियड था 1 ईयर्स का, उसमें बहुत सारी वुमेन को एग्जीक्यूट भी किया, जेल में डाला, ग्लटन किया। लेकिन देन फिर ये तो भी फाइनली जो है वो मतलब प्रोटेस्ट करते रहे, फाइनली अपने गोल के लिए लड़ती रहीं, और फाइनली क्या होता है, इट वाज फाइनली इन दी 1946 दैट द वुमेन इन दी फ्रांस ओन दी राइट टू वोट, और 1946 में इनको जो है राइट टू वोट मिल जाता है। ठीक है, स्ट्रगल कब से कर रही हैं, 1789 से पहले से स्ट्रगल कर रही हैं, और देखो इनको राइट कब मिल रहे हैं, 1946, हमारी इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले इनको राइट टू वोट मिलता है। कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम यहीं स्टॉप करेंगे, इसके बाद हम सेकंड थीम को पढ़ेंगे।